नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लंबे समय से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार सबको था। उसके बाद परिणाम भी आए। इन परिणामों के बाद में यह तय माना जा रहा था कि देश की राजनीति की एक अलग दिशा तय होगी। दिशा बीजेपी की भी तय हुई है और प्रतिपक्ष को क्या दिशा तय करनी है उसके एक लेसन भी छोड़ा है। क्या बिहार मॉडल को फॉलो करेगा प्रतिपक्ष या फिर अपनी अपनी डपली अपने अपने राग। 2019 एक बड़ी चुनौती प्रतिपक्ष के लिए है। हालांकि उससे पहले 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। बड़े जो राज्य होंगे और भी छोटे राज्य होंगे, लेकिन बड़े 8 ऐसे प्रदेश होंगे जिनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पे सबका अपना अपना एजेंडा है। कांग्रेस बीजेपी राजस्थान सहित 2018 में होने वाले चुनाव में बिल्कुल आमने सामने होंगे। इसी तरह से कर्नाटक और गुजरात में 2017 में चुनाव होगा, वहां पे भी होगी। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के परिणामों से प्रतिपक्ष को इलेक्शन लेगा? 1980 में जो इंदिरा गांधी ने एक स्थिति बना दी थी, वो स्थिति इस वक्त नरेंद्र मोदी ने भी बना दी है और उनका अपना एक अंदाज रहा। बेशक कुछ भी कहा जाए कि जुमलों के जरिए या फिर उन्होंने भाषण की कला, लेकिन बात कुछ भी हो, ये एक जंग है एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम की, महासमर है और इसमें आपको अपनी मजबूती के लिए दिल दिमाग शस्त्र अस्त्र सबके साथ में आपको मजबूती से उसमें आना जरूरी है और वो नरेंद्र मोदी ने किया। किसी भी मोर्चे पे वो पीछे रहना नहीं चाह रहे थे। यही बड़ी वजह रही कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी की एक्सरसाइज भी की है, तो अपने वक्तव्यों के जरिए भी की है। जैसे हम लगातार उस वक्त बता भी रहे थे कि जिस कड़ी को प्रतिपक्ष अपनी सफलता के लिए और मोदी की विफलता के लिए या उनके एक ऐसे कदम को लेकर के मान के चल रहा था कि ये जनता के लिए दुखदायी हो सकते हैं, नोटबंदी, मोदी ने उसी को अपनी सफलता की पहली सीढ़ी बनाया और उसमें कामयाब भी हुए। खैर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसका क्या कहना है एक बार हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद इस समीक्षा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हैं और आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के लीडर हमारे साथ है, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा सुनिए कि उसके बाद के दौर में क्या चल रहा है देश की राजनीति में। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निश्चित कर दिया है कि वहां पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षकों में वेंकैया जी हैं और डॉक्टर भूपेन्द्र जी हैं। ये लोग जा करके वहां लोगों से राय ले करके फिर रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का चयन। सबसे बड़ी बात है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बढ़ गया और उन्होंने अदर देन मैंने ओबीसी में भी जो अदर देन यादव ओबीसी है। Manipur has very emphatically put out a message because it is one of the peripheral states which in certain quarters seen is somewhat out of the mainstream. It has put out a very loud and clear message that it wishes to be a part of mainstream India under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. And therefore, it is also in the interest of national integrity, it is also in the interest of Northeast coming closer to rest of India that we must address the aspirations of the people. We must also address the popular will expressed by the people of Manipur through the ballot box. Doing anything otherwise would be a disregard and would also further add to alienation. We formed a government in Punjab, we won the election in Manipur and Goa. That's not a bad result. It's true that we lost the election in Uttar Pradesh and Uttarakhand. If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab, they've been successful in Goa, they've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. तो चलिए, ईवीएम को दोष बताया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही मणिपुर और गोवा के अंदर लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है। खैर चलिए, अपने अपनी बात है, अपने अपने दावे हैं और हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। महेश शर्मा साहब से मैं मुखातिब हूंगा। महेश जी, देखे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम हैं, चाहे उत्तराखंड के हों, यानी कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम हैं, आपको लगता है कि देश की राजनीति की एक दिशा तय करने वाले हैं? इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये 2019 की राजनीति को ये एक तरह से
ट्रेलर कह सकते हैं आपकी क्या मूवमेंट क्या होने वाला है। दूसरा एक ये है कि सबसे बड़ी बात ये जो इसमें ये देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश जो है, वहां के जो रिजल्ट आए वैसे चौंकाने वाले आए हैं कि जिसको देख करके कोई भी विदेशी शक्ति, जैसे जो है आपका अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर उनको ये एहसास हो गया जी, ये दोबारा से हो सकता है कि इनको मतलब क्या कहता है रिपीट करे जनता। तो ऐसी सूरत में जो भी वो अपनी नीतियां तय करेंगे, उससे भारत सरकार की जो नीतियां हैं, और ये देखा कि नेतृत्व मजबूत है और इसी से ही पैक्ट करेंगे, और ये बहुत कुछ ही न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित होगी इससे, इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये जो भारत के जो भी पिछले जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विदेशों में जाके जो पैक्ट किए हैं निवेश के लिए जो किए गए हैं, उनमें एक मजबूती आएगी, एक आशा की एक किरण नजर आ रही है। अब रहा सवाल यहाँ देश की राजनीति का, तो देश की राजनीति का निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है वो काफी कुछ पूरे देश के मूड को बताते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि अभी मोदी की लहर बरकरार है। जी, सवाल इसमें यह है महेश जी कि क्या प्रतिपक्ष 2019 सामने है या फिर उनसे पहले कई राज्यों के चुनाव होंगे, तो ये माना जा सकता है कि बिहार मॉडल पे जाने के लिए मजबूर हो सकता है प्रतिपक्ष की, चाहे वो मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो, कांग्रेस हो। बिहार में लालू ने जिस तरह की पहल करके, और नीतीश कुमार जिसके सामने वो ताल ठोकते थे, कभी मिलते नहीं थे, आपस में बात नहीं होती थी, एक दूसरे की खिलाफत करते थे, लेकिन जब लगा कि नरेंद्र मोदी को मात देनी है तो उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी होगा, तो इस फैक्टर पे कहीं प्रतिपक्ष चर्चा कर सकता है? देखिए, ये तो है, जब भी कांग्रेस जब सत्ता में थी तो हमेशा कांग्रेस विरोधी एक गठबंधन बनता था। इसी तरह से अब ये चूंकि सत्ता में भाजपा है तो इसके विरुद्ध वैसे ही गठबंधन बनता है और बनते रहे। आपने ये देखा होगा कि यूपी में भी कांग्रेस और सपा का मतलब गठबंधन रहा, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज इस बात की भी है कि जो मौजूदा जो भी सरकार होती कहीं पे भी, आप ये देखिए कि पंजाब का जो अगर रिजल्ट को अगर अपन देखें, विश्लेषण करें, तो कहीं ना कहीं अकाली दल और भाजपा का जो कि रूलिंग पार्टी थी उस समय के, तो इनकम्बेंसी पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उनके लिए रहा। इसी तरह से मौजूदा जहां पे भी जिनकी सरकार है उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन सब सवाल ये है कि इस दौरान अगर भाजपा की जो केंद्र सरकार की और जो खासकर मोदी की इमेज को अगर ध्यान रखें, और जिस तरह से इन्होंने जो मेहनत से काम किया है, उसका निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन उस का आपको इस आने वाले जो चुनाव है दोनों राज्यों के, खासकर ये गुजरात है और कर्नाटक वाले में, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और संभावना ये है कि अभी जो गुजरात के जो पिछले साल जो चुनाव हुए थे पंचायत में, लेकिन उसमें जो ये कहा जा रहा था इनकम्बेंसी फैक्टर था, और जिस तरह से पटेल आंदोलन भी चला और उसके बाद आरक्षण आंदोलन भी चला, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे जो है भाजपा के पक्ष में आए। और नोटबंदी का जैसे के लिए मुद्दा भी बनाया जाएगा, तो वो उसकी तो हवा निकल चुकी है नोटबंदी के खिलाफ, गले नहीं उतर रहा लोगों के, वो गले नहीं उतर रहा। अब सवाल यह है कि ये जो बाकी का जो शेष पीरियड है, जब चुनाव होने से पहले इन 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का किस तरह का डिसीजन लेता है, और साथ ही वहां जो मौजूदा सरकार है वो कैसा फैसला लेती है, और उनकी नीतियां कितनी लोगों को, अब चूंकि वहां पे जो अब बजट है, चाहे गुजरात का बजट है चाहे कर्नाटक का बजट है, तो वो उनका एक तरह से चुनाव ओरिएंटेड बजट होगा, तो वो सब जनता इतनी जागरूक होगी कि उनको ये महसूस होता है कि भाई ये बजट है, चुनावी बजट के नाते। चलिए, मैं वापस आपके पास में आऊंगा, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद क्या देश की राजनीति की कुछ दिशा तय होगी?
देखिए निश्चित रूप से राजनीति की दिशा तय होगी और उसमें देखिए अब जनता की चीज एक बात जनता की समझ में आ गई है कि जो भी कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाला है और जो देश हित में डिसीजन लेने वाले हैं क्या उससे जनता को परेशानी का ही सामना क्यों नहीं करना पड़े, जनता उसके साथ जाएगी। इसका पूरा अपन ने इसमें यूपी के अंदर उत्तराखंड में ये जो 5 राज्यों के हुए उसके अंदर अपन देख चुके हैं इतना सब कुछ नोटबंदी को पूरा अखिलेश जी, राहुल जी और मायावती जी ने पूरा इशू बना करके इसको सबसे ज्यादा वो प्रचारित किया। उसके बाद में भी ये कहा कि साहब इतने लोग मर गए, ये हुआ, गरीबों को नुकसान हुआ, उद्योग धंधे ठप हो गए, सारी चीजें उन्होंने कही। जो कुछ नोटबंदी के खिलाफ कहा जा सकता था वो सारे इश्यूज बनाए गए और उसका परिणाम ये देखने को आया कि उल्टी ज्यादा मेजोरिटी मिली, ज्यादा वोट मिले और ज्यादा सीटें उनको प्राप्त हुई है। इसलिए जनता देखिए हमारे देश की आप इतिहास को भी देखोगे तो यह है कि जो बोल्ड डिसीजन लेता है, जैसे इंदिरा गांधी बोल्ड डिसीजन लेती थी तो जनता उनके साथ हो गई, तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं उसका निश्चित रूप से जनता स्वागत करेगी, चाहे वो जनता को कितनी भी परेशानी उठानी पड़े उसके पक्ष में जाएगी, ये मेरा मानना है। चलिए आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं कि क्या इन चुनावों के बाद में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक लेसन है। सत्ता पक्ष के इस मायने में लेसन है कि देश को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं अभी भी नरेंद्र मोदी से, और देखिए बहुमत आता है किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपके वक्त आप लोगों के पास में भी आया है कई बार, वो एक जिम्मेदारी भी लेके आता है। ये नहीं है कि हम बहुमत लेकर के आराम से बैठ जाएंगे, हमारे लिए सहज रास्ते हों, एक बड़ी जिम्मेदारी आती है साथ में, एक आपकी जवाबदेही बनती है। तो बीजेपी के लिए एक जवाबदेही तय होगी। दूसरा आप लोगों को एक समझने के लिए मुझे लगता है कि लेसन है कि कहां कमजोरी है। ये तो समीक्षा सब कुछ करते ही हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है या 2019 को लेकर के जो एक मोदी ने एक रेखा खींची है, पहले लगातार कह भी चुके हैं कि 2024 पर विचार करना चाहिए, 2019 छोड़ देना चाहिए। तो प्रतिपक्ष क्या वास्तव में इस चुनौती के लिए कुछ बिहार मॉडल या ऐसा कुछ इख्तियार करेगा कि हमें कुछ रूट बदलना चाहिए? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो भी जनादेश इन 5 राज्यों की जनता ने दिया वो जनादेश है, उसका सिरोधारी है, और जनादेश के अनुरूप अगर पार्टी को जहां पे भी जो कहीं पे शासन करने का मौका है, कहीं पे प्रतिपक्ष का अगर मौका है, तो उसकी पूरी भूमिका है वो उस हिसाब से निभाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि आपको 2019 को छोड़ के 2024 की तैयारी करनी चाहिए। मैंने नहीं कहा, जो भी जितने नरेंद्र मोदी की बात कई बार ने कहा या किसी दूसरे और भी नेताओं ने कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपके निर्णय आपको 2024 तक क्यों ले जाते हैं, क्या आपको 25 तक आगे तक क्यों नहीं ले जाते, या आपसे उससे पहले क्यों नहीं रुकते? ये कोई जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जितनी जो घटनाएं हैं वो कोई सतत आप जिस अनुरूप से चाहते हो वैसे नहीं होती। मोदी जी जब 2014 के अंदर चरम पे थे और पूरी पार्टी बहुत लंबे समय के बाद में किसी एक पार्टी का देश के अंदर बहुमत के साथ में जनादेश मिला, उसके बाद में ही तात्कालिक अगर चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं और बिहार में चुनाव होते हैं, तो वही जो जनादेश है वो आपका वहां पे रुक जाता है और वो मोदी लहर की आलोचना होने लग जाती है। ये जो लहर एक शब्द है, वो जो लहर जो शब्द है वो मीडिया जनित एक शब्द है। मीडिया ने इस चीज को प्रोड्यूस किया कि ये एक लहर है। लहर अगर होती है तो लहर एक खेत में तो बारिश कर देती है और दूसरा आपका पड़ोसी खेत उसको शुष्क कर देती है। तो मैं नहीं मानता कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की लहर चल चुकी है। नहीं हो आपकी मैं बात से कहीं कोई उसकी मैंने मेरे विचार रखे हैं, मैं उस पर कोई आपके अनापत्ति नहीं दर्ज कराना चाहता हूं। लेकिन अगर लहर होती है तो दूसरी जगह पे क्यों नहीं होती? निश्चित रूप से अगर कहीं किसी राज्य के अंदर हम चुनाव जीतते हैं या हारते हैं और 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होता है या 2 से ज्यादा पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, तो आपके नतीजे कहीं ना कहीं आपकी रणनीति को निश्चित रूप से इंगित करते हैं कि आपकी जो रणनीति है उस प्रदेश के अंदर उस जगह पे आपकी रणनीति सफल नहीं हुई। उस पे जो जनादेश जो जिस जगह का जो मिला उस पे निश्चित रूप से चिंतन किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी और आगे का जो जनादेश है वो ही आगे का भविष्य का रास्ता तय करेगा। चलिए मनीष जी, देखे नरेंद्र मोदी को 282 सीट 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब चुनाव लड़ा और उसके बाद में नेतृत्व में सरकार बनाई, वो भी एक बीजेपी को पहली बार इतनी सीटें मिली थी हमारे फेडरल सिस्टम में। तो एक जिम्मेदारी का एहसास बीजेपी को हुआ होगा कि अभी भी जो जिस तरह से सीटें मिली हैं 312 उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये उम्मीद का सैलाब और बीजेपी के लिए एक जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों तय करती है। इलेक्शन केवल एक हारने वाले के लिए नहीं होता है, सबक जीतने वाले के लिए भी होता है कि आखिर लोगों को इतना एक हम पे कॉन्फिडेंस है।
तो क्या वास्तव में बीजेपी उस दृष्टि से देखेगी? क्योंकि ये अभी देखो फैसले केंद्र सरकार के जो हैं उनको ही आधार बना करके ये हो, बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में, केवल यही नहीं है कि केंद्र सरकार के फैसलों को वोट मिले हैं। नहीं, वो तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं योगेंद्र जी। बड़ी बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए, तो जो उत्तर प्रदेश में दो दल प्रमुख तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, कोई दलित कार्ड खेल रहा था, कोई मुस्लिम यादव कार्ड खेल रहा था, तो समग्र भाव से जो जनता है यूपी की उसने देखा कि ये ज्यादा लंबे चलने वाली बातें नहीं है, और ऐसी दशा में एक इंटीग्रेटेड राष्ट्र के साथ जो पार्टी काम कर रही है उसके समर्थन देना चाहिए। मोदी जी जिस कदर भरोसा पैदा कर पाए उज्ज्वला योजना के कारण या जनधन खातों के कारण, लोगों को लगा पहली बार हमारे खाते खुल गए हैं, हर घर में शौचालय हुआ, इस बातों का महिलाओं पर भी और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत फर्क पड़ा कि जो चूल्हे फूंकते फूंकते जिनकी आंखें पथरा गई थी उनको जब गैस का चूल्हा मिला तो लगा सच्चा समाजवाद अभी आया है, और जो ये लोग हैं ये खाली नारे लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है असलियत से रूबरू होने के बाद उन्होंने विश्वास जताया। जहां तक सवाल इस विश्वास को कायम रखने की बात है, तो जो बीजेपी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो निश्चित तौर पर थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें समय लगता ही है। वो तुरंत प्रभाव से लोक लुभावन के समान 2-4 साल में 2-4 महीने में 200-500 रुपए बांटने तक सीमित नहीं होता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है कि सबसे ज्यादा सड़कें बन रही है, सब गांवों में बिजली पहुंच रही है, 11,000 ऐसे गांवों में बिजली चली गई आजादी के बाद से आज तक नहीं गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है, और 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है, तो इन सब का जब लाभ मिलने लगेगा तो निश्चित तौर पर वो सब बातें जिसकी उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता ने की है वो पूरी होंगी। दूसरी बात, जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पूरी अधिकार से काम करेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय होगा, तो विकास की गंगा वास्तविकता में क्या होती है यूपी के लोगों को पता चलेगा। मुझे लगता है उसी बात के पीछे उत्तराखंड में भी ये हुआ, जो कांग्रेस पार्टी का सफाया ही हो गया। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग थे हरीश रावत सरकार में, वो भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने भी वहां पर लगभग कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो जो नई बात आई है वो ये कि भाजपा इस देश का भविष्य है, इस देश का विकल्प नहीं होके उसने अपना स्थान बनाया है। तो इनके साथ जो कठोरता से फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री है उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जो केवल एक दूसरे को लोक लुभावन बातें करके और कुछ लालच देकर। मनीष जी, आपकी सब बातों से मैं सहमत हूं। 312 सीट मिलना और ये इसी बात को इंगित करता है कि लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है नरेंद्र मोदी की, हम इस बात से सहमत हैं। सवाल यहां पे यह है कि केवल प्रतिपक्ष को ही लेसन क्यों, सत्ता पक्ष को लेसन लेगा? इस प्रचंड बहुमत की वजह से मैं बात कर रहा हूं। जिम्मेदारी की भावना तो स्वाभाविक तौर पर आती है। लोगों को लगता है जितने प्रेम से वोट दिए हैं उसी प्रेम से उनको रखना पड़ेगा, और ये पक्की बात है। लेकिन मैंने तो इसलिए कहा कि पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तैयार है बीजेपी का, वो आगे आने वाले 5 सालों में उसको क्या करना है घोषणा पत्र में उन्होंने पूरी रूपरेखा दी है। चलिए मैं महेश जी से बात करूंगा। महेश जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, पहली बार दोनों ही जगह पे, और सरकार चारों राज्यों में ये बना ही रहे हैं। उत्तराखंड में तो क्लियर मेजोरिटी के साथ है, गोवा के अंदर पर्रिकर शपथ ले चुके हैं, मणिपुर के अंदर भी राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इन्हें आमंत्रित कर दिया है, तो सरकार चारों जगह बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां सवाल यह है कि क्या यह माना जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और मोदी का जो काम किया हुआ है उत्तर प्रदेश में उसका रिफ्लेक्शन था, उसकी वजह से वोट मिले, या अभी भी यह माना जा सकता है कि प्रतिपक्ष का बिखराव और एक कुछ ऐसी स्थितियां रही कि प्रतिपक्ष फेलियर पॉइंट्स को अपनी तरफ से रख नहीं पाए और मोदी अपने जो उन्होंने पॉइंट्स रखे उनमें जमाने में कामयाब हो गए? देखिए, 2 चीजें हैं इस समय। जो है भारत का जो है जो भविष्य तय कर रहा है वह युवा मतदाता जी। जो अभी जितने भी, चाहे वो मोदी केंद्र में आए और या दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, तो कहीं न कहीं मतलब युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो इन क्षेत्रीयता